हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झारखंड बजट 2021 से 22 तक का, जो कि आपको 3 मार्च को पेश हुआ था विधानसभा में, जिसको हमारे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने पेश किया था वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे ख़्याल से जेपीएससी में इससे आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, क्योंकि जेपीएससी जो है आजकल वो बीपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है, और बीपीएससी में ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट हमेशा ही आता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, बहुत अच्छे से नहीं किए हैं, बस एक रफ नोट बनाया है आपको समझाने के लिए। तो आप लोग भी इसको जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिख सकते हैं, बस आपको याद रखने से मतलब है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। टोटल बजट जो है आपका वो है 91,277 करोड़ रुपए का। फिस्कल डेफिसिट जो है आपकी वो 10,210.87 करोड़ रुपए की, जो कि जीएसडीपी की 2.83% है। अब मैं आपको ये बता दूं कि फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि मतलब जितना हमारा बजट था उससे हमने ज़्यादा खर्च कर दिया। तो जो ज़्यादा खर्च किया तो वो कितना ज़्यादा खर्च किया, जितना ज़्यादा खर्च किया वही हो गया फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो ये होता है फिस्कल डेफिसिट आपको, ये जीएसडीपी का 2.83% है, ठीक है। ग्रोथ जो है आपको 2021 से 22 के बीच रहेगी 9.5% ग्रोथ, यानी कि जीएसडीपी, ठीक है, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, वो आपको रहेगा 9.5%। अब जो भी इस साल का पढ़ रहा है वो आप पिछले साल का भी पढ़ लें। तो इस साल की जीएसडीपी है 9.5% और पिछले साल की यानी कि 2020 से 21 की कितनी थी, 6.9% थी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे जो एक्सपेंसेस हैं कि किस जगह पे किस डिपार्टमेंट में कितना करेंगे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा हम लोग खर्च करने वाले हैं एजुकेशन पे, ठीक है। 14.52% बजट का हम लोग खर्च करने वाले हैं एजुकेशन पे। आप इसको रुपीज़ में निकाल सकते हैं। 91,277 करोड़ रुपए का 14.52% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एजुकेशन पे हम लोग कितने पैसे खर्च करने वाले हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो हम लोग खर्च करेंगे रूरल डेवलपमेंट में। वो कितना है, तो वो है 14.16%, ओके। किसका, 91,277 करोड़ का। आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो पूरा बजट है 91,277 करोड़ रुपए, ये आएंगे कहाँ से, तो इसका 25.49% आएगा स्टेट रेवेन्यू से, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। स्टेट रेवेन्यू जो है वो हमारे बजट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल टैक्सेस, इसका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, 24.16% है। उसके बाद सेंट्रल ग्रांट, यानी कि सेंट्रल जो अनुदान देती है राज्यों को कि लो आप अपना खर्चा चला लो, वो है 19.60%, ठीक है। वो इतना उनसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और भी छोटे छोटे सेक्टर्स थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तीनों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। उसके बाद देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पिछले साल का बजट कितना था। तो पिछले साल का बजट था 86,370 करोड़ रुपए। 86,370 करोड़ रुपए पिछले साल का बजट था, और इस साल का है 91,277 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं कि इस साल का बजट कितना है, पिछले साल का बजट कितना है, और ये कि पिछले साल के बजट के मुकाबले इस साल जो है बजट में कितने रुपये बढ़ाए गए हैं। तो आप इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी रहेगी, वो कितनी थी 2019 से 20 के लिए, ये थी 57,863 रुपीज़, ठीक है। 57,863 रुपीज़, ठीक है, रियल प्राइजेस पे, कांस्टेंट प्राइजेस पे, ठीक है। और करंट प्राइजेस पे 79,813। जिन लोगों को रियल और करंट मतलब कांस्टेंट और करंट के बीच में नहीं फ़र्क पता है, मैं उनको बता दूं कि कांस्टेंट का मतलब होता है कि जब हम लोग मतलब हर चीज़ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बजट में, वो हम लोग मान लेते हैं, एक मापदंड मान लेते हैं किसी साल को, और उसके हिसाब से कंपेयर करते हैं कि उसके हिसाब से कितना बढ़ा है। तो ये जो कांस्टेंट है ये हम लोग मानते हैं 2011 से 12 के लिए हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम है 57,863, और ऐसे है कितनी, तो 79,813, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछता है जिसमें कांस्टेंट और करंट वाली बात होती है, तो आपको मेंशन रहता है कि आपको कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से बताना है या करंट प्राइस के हिसाब से बताना है, ठीक है। ये तो हो गई बजट की बात। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट आपको घोषणाएं हुई हैं, जैसे कि किसानों की ऋण माफ़ी 1200 करोड़ रुपए की होगी। उसके बाद एक गुरुजी किचन खुलेगा, जो कि जिसमें 5 रुपीज़ में खाना मिलेगा और 10 रुपीज़ में धोती, लुंगी और साड़ी मिलेगी।
ग्रामीण विकास विभाग ने 2.45 लाख घर बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गिरिडीह में सोलर सिटी बनेगा, जमशेदपुर में डेयरी प्रोजेक्ट खुलेगा और दुमका में मेगा लिफ्ट इरिगेशन बनेगा, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को जो है सोलर सिटी बनाया जाएगा या कौन से शहर को सोलर सिटी बनाया जाएगा, तो आपको उसको जवाब देना है गिरिडीह। कहाँ पे डेयरी प्रोजेक्ट खुलेगा, तो वो है जमशेदपुर। उसके बाद मेगा लिफ्ट इरिगेशन कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा दुमका में। उसके बाद 5,000 युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। ट्राइबल एंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए 345 करोड़ रुपए जो हैं और बांटे गए हैं, ठीक है। मतलब ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलेगी और ओपन यूनिवर्सिटी खुलेगी। 10 ST स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ाया जाएगा। 4,639 स्कूल्स में डिजिटल क्लासेस शुरू होंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी वर्ष से लागू हो जाएगी हमारे यहाँ। जो पिछले साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी वो इस वर्ष से लागू हो जाएगी, ठीक है। मनरेगा में मजदूरी जो है वो बढ़ाई गई है। पहले कुछ आपको 194 रुपीज़ कुछ मिलता था, अब आपको मिलेगा 225 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मनरेगा में जो दिन भर की मजदूरी थी उसमें कितने रुपए जो है बढ़ाए गए, तो 31 रुपीज़ बढ़ाए गए हैं, ठीक है। माइनिंग कॉरिडोर बनेगा, गिरिडीह धनबाद देवघर से गुजरेगा, ठीक है। माइनिंग कॉरिडोर बनने वाला है जो कि गुजरेगा गिरिडीह धनबाद और देवघर से। तो हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा जो है किस जगह से माइनिंग कॉरिडोर नहीं गुजरेगा, ठीक है। 250 पुल बनेंगे, ठीक है। गांव पे और गरीबों पे फोकस रखा गया है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चालू हुई है जिसमें ओल्ड एज, वीडो, ऑर्फन, हैंडीकैप सबको 1,000 रुपीज़ मिलेंगे। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम है, ठीक है, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं या नीचे हैं। जैसे ये सारी जो योजनाएं होती हैं इनका फ़ायदा लेने के लिए तो आपको हमेशा दिखाना होता है कि आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप पॉवर्टी लाइन से अगर ऊपर भी हैं, लेकिन अगर आप इन चारों में से कुछ भी हैं तो फिर आपको ये 1,000 रुपीज़ मिलेंगे। और ऐसा करने वाला झारखंड जो है वो पहला राज्य बनेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ में हम लोग पहले आते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। आत्मनिर्भर झारखंड के लिए आउटकम बजट 11 डिपार्टमेंट को टारगेट किया गया है, ठीक है। ये जो बजट जो है इसको आत्मनिर्भर झारखंड कहा जा रहा है। जो स्टेट है, स्टेट में होता है ना आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पे आत्मनिर्भर झारखंड भी लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक आउटकम बजट है जिसमें 11 डिपार्टमेंट्स को टारगेट किया गया है कि कुछ हो गए उनके टारगेट्स की उनको इम्प्रूवमेंट करना है, ऐसा कुछ। उसके बाद देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में मज़दूरों के लिए कॉर्पस फंड बनाया गया है, ठीक है। कॉर्पस फंड क्या होता है कि आपको ये अमाउंट रख दिया गया है कि ये इसी काम के लिए है और इससे फिर और छेड़छाड़ नहीं होगी, उस जिस काम के लिए उसी काम के लिए, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में मज़दूरों के लिए कुछ कॉर्पस फंड रखा गया है। विदेश में किसी मज़दूर का डेथ हुआ है और अगर वो झारखंड का रेसिडेंट है तो उसकी फैमिली को 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे। ये तो खैर पहले भी था, लेकिन यहाँ पे भी इसको घोषणा की गई है ऐसी वाली, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में। सर्विस सेक्टर ग्रोथ जो है वो 7.9% रहा। प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ 22.2% रहा और सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ रहा आपको 4.9%, ठीक है। तो देखिए जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ है ये सबसे ज़्यादा रहा, मतलब इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा, इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। तो आपको पता है 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। तो जो प्राइमरी होता है वो आपका कृषि एंड ऑल होता है, सेकेंडरी आपका उद्योग वगैरह होता है और थर्ड जो होता है टर्शियरी वो आपका सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है, टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र, वो 7.9% रहा सबसे ज़्यादा ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, ओके। प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रही 22.2%। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रही 4.9%, ओके। नहीं, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा कैसे रही, यहाँ तो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ दिख रही है ज़्यादा। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है या हो सकता है कुछ, ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, प्राइमरी और सर्विस सेक्टर का कि कौन सी ज़्यादा थी। जीएसडीपी देखिए 2020 से 21 वर्ष के लिए जीएसडीपी रहेगी रियल प्राइजेस पे यानी कि कांस्टेंट प्राइजेस पे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो रहेगी आपकी 2,23,566 करोड़ रुपए और करंट प्राइजेस पे 2,44,805 करोड़ रुपए, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में।